अगर कोई भी ये सिखा रहा है कि कोई दूसरा खराब है, कम है, कमज़ोर है, उससे बचो। मिक्स कम्युनिटी का रहना ज़रूरी है। पुलिस की गश्त बढ़ गई है, तादाद बढ़ गई है, आप जगह जगह चौराहों पर देखेंगे। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। होली का त्योहार है, पूरे देश भर में लोग मस्ती में झूम रहे हैं, रंग गुलाल के साथ एक दूसरे से मिल रहे हैं। लेकिन होली की मस्ती के साथ हवा में कुछ तनाव भी दिख रहा है, कुछ टेंशन सी दिख रही है। और बीते कई दिनों से अगर हम देखें तो इस होली की मस्ती में जो हवा इसकी जा रही है वो सियासी रंग पे जा रही है, और सियासत का जो रंग चढ़ रहा है उसको लेकर तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं। और वो रंग अभी से नहीं है, बीते कई दिनों से अगर आप फ्लैशबैक में आप जाएंगे तो आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नेताओं की बयानबाजियों से दिखेगी। हालिया कई बयानबाजी आपके सामने हैं। आज इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदू मुस्लिम के बीच की जो एक दीवार खड़ी करने की कोशिश करी जा रही है उसका क्या मतलब है, और त्यौहार के नज़दीक आते ही ये सियासत का रंग किस कदर चढ़ रहा है। हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर प्रवीण तिवारी सर होंगे। सर, होली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है और होली के त्यौहार के साथ साथ अलग अलग तरह की बयानबाजियाँ नेताओं की, एक नई टेंशन। कभी मथुरा में कहा जाता है कि मुस्लिमों को रंगों से दूर, कभी केतकी सिंह का बयान आता है, ऐसे कई बयान सामने आए। क्या लग रहा है आपको इस होली के त्यौहार के साथ साथ ये नई टेंशन? देखिए, बयान और ये राजनीतिक बयान तो होते रहते हैं, लेकिन मेरा जो अभी चिंता का विषय है या टेंशन है और रंग जिससे फीका ना पड़ जाए, वो महू की घटना, जो इंदौर की घटना है, वैसी घटनाएं जो हैं वो बड़ा चिंताजनक है। फिर हम देख रहे हैं कि कुछ इस तरह के बयान भी आ रहे हैं कि पुरुष भी बुर्का पहनकर निकल जाएं। ये कुल मिलाकर ऐसा नहीं है कि ये हिंदू मुस्लिम के या कोई ऐसा बयान आ गया मंदिर को लेकर आ गया, या वो सियासी बयान अपनी जगह हैं, आज से नहीं आ रहे हैं, हमेशा से आते हैं। लेकिन फ़िलहाल माह रमज़ान चल रहा है। रमज़ान बड़ा पाक महीना होता है मुसलमानों के लिए, और होली एक साल का सबसे बड़ा त्यौहार जो है वो होता है। हिंदुओं की बड़ी आस्था इस त्यौहार के साथ जुड़ी हुई है, धार्मिक मान्यताएं भी हैं और मौज मस्ती तो है ही। उधर रमज़ान के दौरान अगर रंग पड़ गया, गुलाल पड़ गया, तो जो है वो आपका पूरा रोज़ा बिगड़ जाएगा। ये जो भी कहते हैं वो उसके तकनीकी पहलू मौलवी साहब जाने, मौलाना जाने। मेरी कई लोगों से बात हुई। बरेलवी साहब, जो शहाबुद्दीन बरेलवी साहब हैं, वो भी हमारे साथ थे। उनके भी कुछ बयान हाल के दिनों में बड़े विवादित रहे, तो मैं इन लोगों से बातचीत करता रहता हूँ। अब जो आपका विषय है कि एक टेंशन जो है वो बढ़ गया है और चीज़ों को संभालना इसलिए ज़रूरी है, अन्यथा होली के दिन कहीं कोई अप्रिय स्थिति बनी। हालांकि पुलिस उसके लिए मुस्तैद है। मैं तो नोएडा में यहाँ पर जहाँ हमारा दफ्तर है, मैं कल से ही देख रहा हूँ कि यहाँ पर बड़ा पुलिस की गश्त बढ़ गई है, तादाद बढ़ गई है, आप जगह जगह चौराहों पर देखेंगे। अब मुझे लगता है देश में अलग अलग जगहों पर इसी तरह की व्यवस्था की गई। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि होली पे वैसे भी थोड़ा सा हंगामा होता है, मस्ती का त्यौहार होता है। लेकिन इस सब के बीच में ये जो एक एलिमेंट आया है कि एक तो जुमे की नमाज है, और ये अच्छी चीज़ें। देखिए, दोनों उधर से इस्लाम के लिहाज से देखा जाए तो जुमा बड़ा पवित्र दिन, माह रमज़ान पाक महीना चल ही रहा है हिंदुओं के लिए, इतना अच्छा। देखिए दोनों तरफ कितना अच्छा है। लेकिन ये जब दो अच्छे साथ चल रहे हैं तो समस्या क्यों रही, ये मुझे बहुत तनाव देता है। ये टेंशन की वजह इसलिए भी बनी है क्योंकि हम संस्कृति भेद करके एक राष्ट्र में चलना, किसी के लिए, किसी भी संस्कृति के लिए अलग होगा। संस्कृति एक ही होती है, कभी संस्कृति अलग नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि इस देश की संस्कृति में त्यौहार हैं तो हर किस्म का त्यौहार होगा, फिर वो बाहर से आए हुए त्यौहार भी होंगे, वो त्यौहार भी हैं जो परंपरागत रूप से यहाँ पर हज़ारों वर्षों से मनाए जा रहे हैं। तो सभी के प्रति एक खुला मन होना चाहिए, खुला नज़रिया होना चाहिए। इसको ना मैं एक पक्ष पे रखूँगा कि सिर्फ ऐसा कोई बयान आ गया कि मुसलमानों को खेद हो जाए उससे या उनको कोई दिक्कत। इधर से भी पर्याप्त बयान आ रहे हैं, दोनों ही तरफ से आ रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि औरंगज़ेब वाला एक मुद्दा जो है वो इतना जमकर उठा छावा मूवी के बाद में। हालांकि वो स्थानीय मुद्दा था, अबू आज़मी का बयान आया, समाजवादी पार्टी के विधायक थे, तो बढ़ते बढ़ गया। ये होता राजनीतिक पहलू। लेकिन उसके बाद में एक हवा में जो तनाव फैलता है वो ये होता है कि क्या मुसलमानों के ख़िलाफ़ बयानबाजी हो रही है, क्या मुसलमानों के खिलाफ। तो इधर से भी जो देखिए पर्याप्त लोग बैठे हुए हैं बोलने वाले, वो बयान दे रहे हैं। अब आम लोग जो होते हैं वो इन बयानों के आधार पर उनका एक मानस बनता है, एक जेनरिक नैरेटिव क्रिएट होता है, और ये बड़ा ख़तरनाक होता है और ये असली तनाव का विषय होता है। तो जेनरिक नैरेटिव ये क्रिएट किया जा रहा है कि जैसे वो अलग हैं, हिंदू अलग हैं, मुसलमान अलग हैं, और इनका त्यौहार अलग मन रहा, उनका त्यौहार अलग। ये इस देश के लिए तो, ये देश की संस्कृति है ही नहीं, और ये देश के लिए अच्छा भी नहीं है
कि ये अलग वो अलग। और हमने तो देखा, मैंने तो देखा है, मतलब मुझे नहीं पता कि अभी अचानक से क्या कि आपको जो है रंग नहीं पड़ना चाहिए, नहीं, मैंने तो कई मुस्लिम मित्रों को जमकर होली खेलते हुए देखा, खेली है होली जमकर और बड़े उत्साह के साथ खेली। और हमने भी ईद में खूब सिवैयाँ खाई हैं और खूब और खाते रहे हैं, अभी भी अवसर मिले तो अब भी जाते हैं। अचानक से मैं देख रहा हूँ कि अभी दोनों ही धड़ों पर एक कुछ सियासी इस तरह की खींचतान हुई है कि आज वो दूरी साफ दिखाई दे रही है। कायदा तो ये कहता है कि वो दिन इतना स्पेशल हो जाना चाहिए था कि उसमें दोनों समूहों को मिलकर आनंद के साथ में उन्होंने नज़ीर क्या, मतलब वो अवसर ही ऐसा है कि आपके लिए भी उत्साह का मौका है, इनके लिए भी उत्साह का मौका, आइए मिलकर उत्साह मनाते हैं, उत्सव का माहौल करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये है कि हमारे उत्सव में तुम रंग में भंग मत डाल देना, तुम्हारे उत्सव में हम रंग में भंग न डालें, जैसी स्थिति बना दी गई है। मेरा ये कहना है, देखो उज्ज्वल, इससे भी बड़ा मुद्दा ये है कि ये आज की बात नहीं, ये होली की बात नहीं है, कोई सियासी मुद्दे की बात नहीं, इस देश की सांस्कृतिक धरोहर की बात है, इस देश की पृष्ठभूमि की बात है। हम कह तो देते हैं गंगा जमनी तहजीब, अभी मेरे पैनल पे कई बार जब बैठते हैं तो मैं देखता हूँ, मैं दोनों पक्ष रख रहा हूँ, ये मैं अपने वर्ड नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा मसला होता है कि इसमें कई बार मैं हिचकता भी हूँ बहुत स्पष्ट तौर पर कुछ बातें, क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते मैं अपनी निजी राय नहीं रख सकता इन विषयों पर, और निजी राय बना भी नहीं पाता हूँ कई बार तो। लेकिन जब मैं, जैसे मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद के भी राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठे थे, मौलाना साहब भी बैठे थे, इनकी आपस में जब बातें मैं सुन रहा था तो ये दोनों मुखर हैं, अपने अपने विषय को लेकर चलते हैं, वो हिंदुत्व की बात करते हैं, वो इन मौलाना मौलवियों के खिलाफ बोलते हैं, इधर से ये भी उनको कई बार सुनते रहे टीवी डिबेट में, तो अब वो दोनों इतने रवा हो गए हैं कि वो बातें करते रहते हैं। हमको बड़ा संकोच होता है किसी भी आम, लेकिन इनके बोले का असर बड़ा पड़ता है लोगों पर। तो इधर से वो कह रहे हैं मौलाना साहब को कि आप टीवी पर या यहाँ पर तो बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, यानी सिक्के का एक पहलू दिखाते हैं कि नहीं सौहार्दता होनी चाहिए, नहीं ये होना चाहिए, लेकिन आप उन लोगों को नहीं समझाते हैं जो इस तरह से कोई विघ्न पैदा करते हैं, या फिर कभी कोई पत्थरबाजी कर देते हैं, या कहीं से कोई जुलूस निकल रहा है उसके खिलाफ कुछ होता है, कोई कार्रवाई होती है, उनके खिलाफ भी बोला जाना चाहिए। या ऐसे कट्टरपंथी तत्व जो इस तरह के बयान देते हैं उनके खिलाफ आप लोगों को ज़्यादा खड़ा होना चाहिए। तो इधर से ये कहा जा रहा है कि आप लोग जो हैं सिर्फ नफ़रत फैलाने की बात करते हैं, आप सिर्फ हमलावर होते हैं, हम अपनी चीज़ों का पालन कर रहे हैं, अपनी शरीयत के हिसाब से चल रहे हैं, वो उनके अपने तर्क होते हैं। और मैं देखता हूँ कि ये विवाद बड़ा लंबा चलता रहता है और चलता रहेगा आने वाले समय में। चिंता का विषय ये है कि आम लोग आज जो सामाजिक व्यवस्था है उस सामाजिक ताने बाने में, जब हम होली मना रहे हैं, अब रमज़ान का महीना मना रहे हैं, इस दोनों के बीच में ये एक ऐसा दौर आया जहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा तनाव तो है हवा में, और इससे टेंशन इस बात की बढ़ती है कि ये इस त्यौहार की बात नहीं कि होली के दिन क्या होगा या इस महीने में क्या हो रहा है, आने वाले समय में हम कहाँ जा रहे हैं। बड़ी चिंता का विषय ये है कि हम सामाजिक रूप से कहाँ जा रहे हैं, और इसमें समाज की क्या व्यवस्था होगी, क्या चाह रहे हैं, क्या ये एक पक्ष नहीं रहेगा, ये एक पक्ष नहीं रहेगा। वो कहते हैं कि जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं वो चाहते हैं कि भारत को जो है वो कब्जा लें और गजवाए हिंद से लेकर तमाम थ्योरीज़ उसकी दी जाती हैं। तो इधर ये कहते हैं कि अरे देखो मुसलमानों को कितना प्रताड़ित कर रखा है, ये कर रखा है। वोट बैंक की राजनीति तक तो समझ में आता है कि जब चुनाव होते हैं और ये लोग हो गए पोलराइज, मुझे तो लगता है अभी तक आदत भी हो जानी चाहिए, लेकिन बड़ा हद दर्जे की बेवकूफ़ी मानता हूँ मैं इसको कि आप देखिए सालों साल से इस्तेमाल हो रहा है, सालों साल से वोट बैंक के और आज भी होता चला आ रहा है, इतना सक्सेसफुल है। भाई कहते हैं ना कि एक बार हो तो गलती होती है, दूसरी बार हो तो चलो सुधार, तीसरी बार तो बहुत बड़ी मूर्खता है, पागलपना है। यहाँ तो सैकड़ों बार से एक ही जैसी चीज़ें होती जो इन्हें पता है कि बोलने वाले क्यों बोल रहे हैं, मजहबी क्यों द्वेष फैल रहा। यहाँ पर स्कॉलर्स को आगे आना ज़रूरी है, मैं दोनों ही तरफ के, लेकिन मैं इस्लामिक स्कॉलर्स को ज़्यादा आग्रह करता हूँ हमेशा। उसकी एक बड़ी वजह है कि वहाँ पर कुछ ऐसा है जो जैसे कि भारतीय समाज और संस्कृति के हिस्से से अलग, इतर, यानी वो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, शरीयत की बात करते हैं, और वहाँ पर आकर मामला उलझता है। या जैसे आपने ब्रह्मपुरी वाली एक खबर देखी अभी, छोटा सा उदाहरण है, लेकिन ये बात सही है कि समूहों में रहना और ये कर देना कि नहीं जहाँ मुस्लिम आबादी है वहीं पर मुस्लिम जाकर बसेंगे, कहीं और नहीं बसेंगे। मैं आपको सिंगापुर का एक उदाहरण देता हूँ, मैं इसका समस्या का निवारण बताता हूँ। वहाँ पर भी अलग अलग कम्युनिटीज़ रहती हैं और ये हालात बन सकते थे। तो हालांकि वहाँ पर जो हाउसिंग की पूरी व्यवस्था है वो सरकार की तरफ से की जाती है, लेकिन सरकार ने 30% कर रखा है वहाँ पर।
मतलब रहना ही आपको अलग अलग लोगों को ही चिन्हित करके देना पड़ेगा। मिक्स कम्युनिटी का रहना ज़रूरी है। ये सामाजिक व्यवस्था के लिए कितना बड़ा एक व्यवस्था बनाई गई, और इस व्यवस्था का सक्सेसफुल नतीजा ये है कि वहाँ पर आप ऐसी सांप्रदायिक स्थितियाँ नहीं देखते। वहाँ पर आप एक हिंदू बच्चे को किसी और धर्म के त्यौहार को मनाते हुए देखेंगे और उनके ड्रेसअप में देखेंगे। चाहे वो मुस्लिम हो तो वो दिवाली पर कुछ और बन के आएगा, या कृष्ण बन जाएगा जन्माष्टमी पे। ये बहुत सामान्य तौर पर आपको वहाँ पर दिखाई देगा। इसी तरह से कोई हिंदू बच्चा या किसी अन्य धर्म का बच्चा जो है वो अन्य उसमें आपको दिखाई देगा। क्रिश्चियन भी हैं वहाँ पर, और ये सब मिलजुल कर होता है, क्योंकि कम्युनिटी में कुछ इस तरह की स्थिति बन जाती है। हमारे यहाँ पर एक देश के अंदर ही मैं देख रहा हूँ कि एक भेद सा क्रिएट होता चला जा रहा है, और ये बड़ी गंभीर अवस्था है, बढ़ती जा रही है, बड़ी बात ये है। और इसमें इस्लामिक स्कॉलर्स को भी आगे आना चाहिए, उन लोगों को आगे आना चाहिए जो समाज में कुछ एक मतलब कट्टरपंथ फैलाने के बजाय हमें ये देखना चाहिए कि इसी समय देश में रहना तो है ही, इसी देश में कमाना है, इसी देश में खाना है। बच्चों को तरक्की के वही अवसर मिलने चाहिए जो चाहे वो हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, जो किसी को भी मिलते हैं। सरकारी योजनाओं का वही लाभ मिलना चाहिए, मिलता भी है ये सब। तो फिर ऑप्टिमम यूज़ क्यों नहीं है? क्यों किसी को पिछड़ा रखा जाए, क्यों किसी की दौड़ में लगाए, और क्यों बच्चों की जहनियत में ये सब भर दिया जाए? भाई आप किसी भी मज़हब को फॉलो करें, आपकी कोई पूजा पद्धति हो, कैसा जीवनचर्या हो, किसी दूसरे को छेड़ नहीं रहे हैं, अपनी जीवनचर्या अपनी पूजा पद्धति पर आप चल रहे हैं और आप पूरे जीवन की तरक्की कर रहे हैं, जीवन के सत्य को पा रहे हैं, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन आप इसी तिये पाँचे में लगे हैं कि वो उसको हराना है, उसको ख़त्म करना है, वो मेरे खिलाफ है, ये खिलाफ है। बचपन से भर दोगे आप तो क्या होगा? और कश्मीर सुलगता रहा, देश के भी यही हालात कर दो। तो कुल मिलाकर ये जो अभी वर्तमान में स्थितियाँ बनी हैं, इससे मुझे तो बड़ी चिंता भी होती है, खौफ भी होती है कई बार कि इस तरह के हालात बनाने के लिए एक किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सब बराबर के जिम्मेदार हैं कि हम कह देते हैं कि भाई फलानी पार्टी आई, फलानी पार्टी ने हिंदुत्व की बात कर दी, मंदिरों की बात कर दी, या फिर फलाने मौलवी आए, फलाने लोग आए, उन्होंने जो है इन चीज़ों की, ये सब बराबर से ही होते हैं। लेकिन थोड़ा सा कट्टरपंथ जहाँ भी हो मैं कह रहा हूँ, कट्टरपंथ जहाँ भी है उस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। और बहुत ज़रूरी है कि उसी समाज से कुछ अच्छी जहनियत के लोग, अच्छी जहनियत से मेरा तात्पर्य ये है कि जो भारतीय संस्कृति को समझते हुए, मूलभूत सिद्धांतों को समझते हुए, यहाँ पर क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, यहाँ समाज कैसे एकीकृत रह सकता साथ, उस पर विचार करते हुए युवाओं को प्रेरित करना चाहिए। और युवा पीढ़ी से तो मेरा ये निवेदन है कि आप लोग अपने दिमाग में कुछ भी मत बैठाएं, खुद सीखें, खुद समझें, खुद पढ़ें, खुद विषयों को जानें। आप भारत के निवासी हैं तो भारतीयता का अनुभव, अपने देश के प्रति गौरव का अनुभव, अपने देश की अस्मिता के प्रति समर्पण का अनुभव, ये पहले आपके जहन में होना चाहिए और फिर बाद में किसी की बात। सर चलते चलते ज़रूरी बात, जैसे आपने सिंगापुर का एग्जाम्पल दिया, आपने तरीका भी बताया, सेट किया, एजुकेशन सिस्टम को कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं आप शिक्षा को लेकर के? जैसे आपने कहा ना, पैदा बच्चों से ही भर दिया जाता है, वो बच्चा बड़े होकर के अपने दिमाग में क्या सोचेगा। तो एजुकेशन सिस्टम को, वो भी स्टार्टिंग से बेस जो फाउंडेशन हो उसकी, वो उसको कितना इंपॉर्टेंट? मुझे लगता है आप मदरसों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर मतलब ऐसे देखा जाए कि कोई भी कट्टरपंथी शिक्षा दी जा रही है, ऐसा नहीं कि सभी मदरसों में ऐसा होता होगा, कुछ में होता है, हमने सुना ही है, मुझे कभी जाने का अवसर मिला नहीं, मतलब वैसे कि मैं पढ़ाई लिखाई के लिहाज से वहाँ जाऊँ, वैसे कभी देखने मिलने के लिए एक अलग बात होती है। लेकिन ये बात सही है कि किसी को भी और देखिए भारत का जो, मैं ये नहीं कहता कि हिंदू धर्म, क्योंकि मैं खुद एक हिंदू धर्म को मानने वाला हूँ, तो फिर वो ये टैग हो जाता है कि तुम हिंदू हो तो तुम ये वाली बात करोगे, वो वाली। मैं एक पत्रकार भी हूँ भाई, और मैं सभी धर्मों और मज़हबों के लोगों से मेरी खूब अच्छी बातचीत होती है, खूब मैं समझने का प्रयास करता हूँ जितना मुझे। सबसे बड़ी सर आप मनोवैज्ञानिक भी हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी मैं समझना, मुझे दर्शन और मनोविज्ञान दोनों ही को अगर मैं पढ़ता हूँ और समझता हूँ, तो जो सबसे करुणामयी या फिर जिसमें समाहित करने की शक्ति है, ऐसा एक कल्चर जो है वो भारत का रहा है, जिसको आप सनातन पद्धति कहते हैं। सनातन जो है वो एक कोई धर्म नहीं है कि आपने टैग कर दिया कि मैं सनातनी हूँ, वो आजकल का एक फैशन है। लेकिन सनातन का मतलब ही है कि एक इस यहाँ की एक स्ट्रिंग, एक यहाँ की पद्धति रही है, एक जीवनचर्या का तरीका रहा है, उसको लेकर हम चलते रहें। अब उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि किसी को भी समाहित करने, एब्जॉर्ब करने की, सीखने की उसमें प्रबल क्षमता है।
आज मेरी आपकी भाषा में उर्दू के अल्फाजों का इतना इस्तेमाल होता है, तो वो भाषा की ग्राह्यता होती है। अच्छा, भाषा हर जगह इसी तरह से जाती है, मिक्स एंड मैच होती है। ये जैसे भाषा होती, कपड़ा है जैसे, अब आप जो कपड़ा पहने वो सनातन का है नहीं है, मैंने जो पहना वो सनातन, इस पर तो हम बहस नहीं करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कुछ जगहों पर आदमी अटक के रह जाता है, वो कपड़ों में भी अटक के रह जाता है, वो अल्फाजों में भी अटक के रह जाता है, वो अपनी बहुत सारी चीज़ों में अटक के, समाज की व्यवस्थाओं में अटक के रह जाता है। ये अटकना जो है उसको हमेशा भटका के रखेगा, हमेशा अटका के रखेगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। कट्टरपंथ जहाँ भी है, तो एजुकेशन सिस्टम मैं उन लोगों को भी जानता हूँ, या आप इस्लाम की धर्म को मानने वाले कई लोगों को देख सकते हैं। कलाम साहब हैं जैसे, बहुत बड़े उदाहरण के तौर पर लिए जाते हैं, क्यों उनका इतना सम्मान है या इतना, और ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण, अभी मैं आपको लाइन से गिनाऊंगा तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। उन्होंने अपने कार्य पर ध्यान दिया, मतलब वो अपनी, ऐसा नहीं कि उनकी अपनी आस्थाएं नहीं होंगी, वो अपनी आस्था के हिसाब से चलते होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी आस्था होती है आपका करियर। आप समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए क्या करें। और समाज में ये नहीं होता कि ये है मेरा समाज, तुम नहीं हो मेरे समाज। तो कट्टरपंथ ये है कि आप क्या हो वो तो सिखाओ, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन कोई दूसरा ख़राब है ये मत सिखाओ। यही कट्टरपंथ है। अगर कोई भी ये सिखा रहा है कि कोई दूसरा ख़राब है, कम है, कमज़ोर है, उससे बचो, वो खतरनाक आदमी है, वही कट्टरपंथी है। कोई भी किसी भी धर्म मज़हब का आदमी है, वो किसी दूसरे को कहे कि इनसे बचो, ये ख़राब हैं, ये कमतर हैं, ये गलत हैं, ये हैं, वो वही खतरनाक, वही जहर घोल रहे हैं। और वही जो शिक्षा पद्धति आप कह रहे हैं कि शुरुआती तौर पर अगर ये बच्चों की जहनियत में डाला जा रहा है कि इसके खिलाफ़, उसके खिलाफ़, ये सही नहीं है, ये बुरे लोग हैं, इनके साथ में नहीं जाना, ये अगर दिमाग में बैठा दिया गया है तब समस्या है। और इसको रोकना पड़ेगा। ये जो कर रहे हैं उनको रोकना पड़ेगा, ये जो व्यवस्था है इसको रोकना पड़ेगा। और भारत में हर धर्म का उतना ही सम्मान है। मैं तो अपने निजी जीवन से बता रहा हूँ, मेरे अपने, और मैंने कभी भी इस नज़रिए से किसी व्यक्ति को नहीं देखा कि कोई हिंदू है कि मुसलमान है, तो मतलब सब उनकी एक निजता होती है। आपस में हम लोग तो मजाक में कई बार ऐसे डिस्कशन करते हैं जो धर्म संबंधी भी होते हैं, जो शायद टेलीविज़न पर ना कर पाएँ, कई ऐसी बातें बोल देते हैं। मुस्लिम मित्र हमें बोल देते हैं, मुस्लिम मित्रों को हम बोल देते हैं, लेकिन हमारे समाज में इतनी ग्राह्यता नहीं। आज ज़रा से मारने काटने में आदमी को सोच सोच के बोलना पड़ता है, ज़रा से में मारने काटने पे आ जाते हैं। ये कबीलाई सभ्यता नहीं है। भारत विकसित राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर है, दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ अग्रसर है। हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, हम एमएसएमईज़ को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, हम रोज़गार की संभावनाओं की बात कर रहे हैं, हम इनोवेशन की बात कर रहे हैं, और उस सब के बीच में हम ये कबीलों वाला एटीट्यूड लेकर भी चल रहे हैं। ये किसी भी तरफ से हो, ये देश को हमेशा बाधित रखेगा। बात होली से आपने शुरू की थी, मैं तो चाहूँगा कि होली जो है हमारे लिए एक विमर्श का एक इतना महत्वपूर्ण मौका है। हमें आत्मचिंतन करना होगा। और मैं नहीं कहता कि कोई पूरी कौम या पूरी कोई जाति, कोई धर्म जो है इस बात को सुने या माने। कोई एक आदमी, 2 लोग, 3 लोग भी इस बात को समझते हैं और अपने आसपास के 4 लोगों को समझाते हैं, तो भी ये बात समझ जाएंगे कि पहले देश के प्रति समर्पण ज़रूरी है, पहले सांप्रदायिक सौहार्दता ज़रूरी है, पहले मनुष्य को समझना ज़रूरी है, दूसरे धर्मों का भी उतना ही सम्मान करना ज़रूरी है जितना अपने धर्म का करते हो। बाकी के काम अपने आप हो जाएंगे, खुद ब खुद हो जाएंगे। तनाव कहीं दिखाई नहीं दे। तनाव उसी चीज़ का है जिसकी आप बात कर रहे थे शुरुआत। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के ये जिम्मेदारी दोनों तरफ की है। एक तरफ जहां होली के मौके पे सर ने जैसे बताया कट्टरपंथ क्या चीज़ है और इसको कैसे टैकल किया जा सकता है, तो ये युवाओं को सबसे ज़्यादा आगे आने की ज़रूरत है। और जो स्कॉलर्स हैं, हमारे सो कॉल्ड स्कॉलर्स, जो जिनकी बात लोग सुनते हैं दूर तक जाती है, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि ये त्यौहार का रंग कहीं फीका ना पड़ जाए। और जो भी रमज़ान भी चल रहा है और होली भी चल रही है, और फ्राइडे शुक्रवार का दिन ऐसा दिन है जब दोनों धर्मों के लोग हंसी खुशी के साथ त्यौहार मनाएंगे। तो हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करिए जिससे त्यौहार का रंग फीका नजर आए। हालांकि पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। होली की इसी शुभकामनाओं के साथ और रमज़ान की शुभकामनाओं के साथ आपसे लेते हैं विदा। इस चर्चा को आप कैसे देखते हैं, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।